नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस माई एसक्यूएल पार्ट 2 में। इसमें हम और भी हाई लेवल पे जाएंगे और भी ज़्यादा चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है ना, कॉन्स्ट्रेंट्स ये सब चीज़ें सब देखेंगे। तो आइए चलते हैं। आपको टेबल क्रिएट करना तो आ ही गया है, ऑल्टर करना आ गया है। तो आइए आगे की चीज़ें देखते हैं। एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं जो कि हमारे जो भी टेबल में डेटा है उस पर लगना चाहिए। ठीक है ना। अब मान लीजिए अगर वायलेशन हो रहा है इन रूल्स का, एक डेटा और एक कंस्ट्रेंट में, तो जो भी एक्शन आप कराना चाह रहे हो वो अबॉर्ट हो जाएगा, वो एक्शन नहीं हो पाएगा, कंस्ट्रेंट्स मना कर देंगे। ठीक है। कंस्ट्रेंट्स को आप कहाँ स्पेसिफाई करोगे? या तो आप टेबल क्रिएट करते समय स्पेसिफाई कर दो। ठीक है। नहीं तो अगर आपने टेबल क्रिएट कर दी मान लीजिए, उसके बाद आपको ध्यान आया अरे कंस्ट्रेंट्स भी तो डालने थे, तो वो आप ऑल्टर टेबल से उस क्रिएट के होने के बाद भी कर सकते हो। ठीक, तो कैसे करते हैं अब इसका सिंटेक्स देखें। क्रिएट टेबल और उसमें कंस्ट्रेंट्स कैसे जोड़ते हैं तो वो देखते हैं। आपने लिखा क्रिएट टेबल, फिर लिखा टेबल नेम, इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में आप पहले क्या लिखते थे? कॉलम नेम 1 डेटा टाइप कॉमा, कॉलम नेम 2 डेटा टाइप कॉमा, ऐसे करके चलता जाता था। तो अब आप क्या लिख रहे हो? कॉलम नेम 1 डेटा टाइप साइज के साथ जो है, और साथ में कंस्ट्रेंट नेम, हर कॉलम नेम डेटा टाइप के साथ एक कंस्ट्रेंट नेम जोड़ दे रहे हो। ठीक है ना, मतलब आपने हर एक कॉलम को एक कंस्ट्रेंट प्रोवाइड कर दिया। तो ये आपका क्या हो गया? कंस्ट्रेंट हो गया सिंटेक्स में। और कब? जब आप टेबल क्रिएट कर रहे हो। ठीक है। अब एसक्यूएल में कौन कौन से टाइप के कंस्ट्रेंट्स होते हैं? एक तो नॉट नल होता है। नॉट नल का मतलब है कि भाई जो भी कॉलम को आपने नॉट नल कर दिया उसमें कोई भी नल वैल्यू नहीं हो सकती, आपको कुछ ना कुछ वैल्यू तो डालना ही पड़ेगा। ठीक है ना, चाहे आप जीरो डाल दो लेकिन नल नहीं हो सकता। ठीक है। यूनिक का मतलब है कोई भी रिपीटिशन नहीं होगा, है ना। एक से जा एक वैल्यू एक ही बार, दूसरी वैल्यू एक ही बार। ऐसा नहीं होगा कि एक से एक वैल्यू कहीं और रिपीट हो रही है उस कॉलम में, नहीं हो सकती रिपीटिशन। अगर आपने उसे यूनिक कर दिया, वो अलाउ नहीं करेगा जब आप डेटा एंटर करोगे। ठीक है। अब प्राइमरी की बात करें। प्राइमरी की एक ऐसी की होती है जिससे आप उस उस टेबल को एक पहचान मिलती है, उस टेबल का आप एक्सेस करते हो सब कुछ, प्रोसेस ऑपरेशन सब कुछ। ठीक है ना। तो वो आप कैसे कर रहे हो? प्राइमरी की है क्या? प्राइमरी की इज अ कॉम्बिनेशन। किस चीज़ का कॉम्बिनेशन? नॉट नल और यूनिक का। मतलब कि आप एक ऐसा कॉलम बना रहे हो जिसमें कोई भी नल वैल्यू नहीं होगी, साथ ही साथ कोई भी रिपीटिशन नहीं होगा, सारी यूनिक वैल्यूज़ होंगी। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? मान लीजिए आपका एक एम्प्लॉय डिटेल वाली टेबल है, ईएमपी टेबल है। ठीक है ना, उसमें एक ई आई डी, एम्प्लॉयर आईडी है, जो कि मैं कॉलम नेम ई आई डी दे रहा हूँ। ठीक है। तो हर एक एम्प्लॉय की डिफरेंट आईडीज़ होंगी, सबकी यूनिक होंगी, किसी की मैचिंग नहीं होगी। साथ ही साथ कोई भी नॉट नल नहीं होगी, क्योंकि भाई सबका कुछ, किसी ना किसी, हर एम्प्लॉय का कुछ ना कुछ आईडी तो होगी ही होगी ना, नल तो हो नहीं सकती। तो यहाँ पे ये आईडी क्या कहलाएगी? एक प्राइमरी की। ठीक है। अब आपको बात करते हैं हम फॉरेन की। फॉरेन की क्या है? तो सुनिए, अब ये तो एक टेबल थी जिसमें ईआईडी है, साथ ही साथ मान लीजिए नेम भी है। ठीक है ना, एक नेम कॉलम भी होगा जिसमें सारे एम्प्लॉयर्स का नेम होगा। अब यही नेम कॉलम एक दूसरे टेबल में भी है और वो उस टेबल की प्राइमरी की है। तो यहाँ पे जो नेम है ये मेरी पहली टेबल की, वो क्या हो गई? फॉरेन की कहलाएगी। क्यों? क्योंकि वो किसी और टेबल की प्राइमरी की है, इसीलिए वो मेरी टेबल के लिए क्या हो गई? फॉरेन की हो गई। ये होती है फॉरेन की, कि भाई किसी और टेबल की प्राइमरी की है, मेरी टेबल के लिए वो फॉरेन की कहलाएगी। उसमें वैल्यूज रिपीट हो सकती हैं, क्योंकि मैं उसे प्राइमरी नहीं कह रहा हूँ, मैं उसे फॉरेन की कह रहा हूँ। ठीक है। चेक, चेक हम यूज़ करते हैं कि भाई आपको कुछ चेक करना है कि भाई इससे बड़ी वाली वैल्यूज़ हों जब आप एंट्री करा रहे हो, या इससे इसके बीच की वैल्यूज़ हों, या इससे छोटी वैल्यूज़ हो। ये सब जब कंडीशन लगानी है ग्रेटर दैन इक्वल टू इस टाइप की, तो आप चेक लगा देते हो। अब हम बात करें डिफ़ॉल्ट की। तो एक आपने किसी कॉलम में डिफ़ॉल्ट लिख दिया, तो उस कॉलम की जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होंगी ना, वो सारी वैल्यूज़ एज अ डेटा आ जाएंगी। अगर आप कुछ भी नहीं करोगे तो नल नल आ जाएगा, है ना। लेकिन आपने डिफ़ॉल्ट लिख दिया तो जो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हो सकती हैं वो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ वहाँ पे सेट हो जाएंगी उस कॉलम की, उस कॉलम में। अब हम बात करें प्राइमरी की कंस्ट्रेंट जो मैंने बताया वो कैसे होता है। ठीक है। तो जो प्राइमरी की कंस्ट्रेंट मैंने बताया, यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो आप उसको, क्योंकि भाई यूनिक भी होगा नॉट नल भी होगा। ठीक है ना, यूनिक वैल्यूज़ और नॉट नल वैल्यूज़ जो जैसे मैंने बताया। ठीक है। अब ये कंस्ट्रेंट मैं अगर क्रिएट टेबल के समय लिखना चाहूँ, जब मैं टेबल क्रिएट कर रहा हूँ उस समय मैं प्राइमरी की बनाना चाहूँ,
उस समय ये कंस्ट्रेंट को ऐड करना चाहूँ तो कैसे करूँगा। मैंने लिखा क्रिएट टेबल पर्सन्स PID इंट नॉट नल, ठीक है। फिर लास्ट नेम वेरकेर नॉट नल, फर्स्ट नेम वेरकेर, एड्रेस वेरकेर, सिटी वेरकेर, और फिर मैंने कॉमा करके क्या लिखा है, प्राइमरी की, और ब्रैकेट में पास क्या कर दिया, PID। तो मतलब कि यहाँ पे प्राइमरी की जैसे ही मैंने PID पास किया तो ये जो मेरी PID वाला कॉलम है अब ये मेरा प्राइमरी की हो गया। ये नॉट नल तो था ही, अब ये यूनिक भी हो गया, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। तो इस तरह आप प्राइमरी की ऐड करते हो किसी टेबल में जब आप उसको क्रिएट कर रहे हो। टेबल क्रिएशन के समय ये होता है सिंटेक्स, इस सिंटेक्स को याद कर लीजिए। अब अगर हमें इस प्राइमरी की कंस्ट्रेंट को नेम करना है तो अलाउ नेमिंग ऑफ अ प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, ठीक है, और डिफाइन करना है उसे मल्टीपल कॉलम्स में। तो हम कौन सी SQL सिंटेक्स यूज़ करेंगे, जो नीचे लिखी है वो वाली। कैसे, क्रिएट टेबल पर्सन्स PID इंट नॉट नल, लास्ट नेम वेरकेर, फर्स्ट नेम, एड्रेस, सिटी, फिर देखिए मैंने क्या लिखा है, कंस्ट्रेंट PK अंडरस्कोर पर्सनल ID प्राइमरी की, और उस प्राइमरी की में मैंने क्या पास किया है, PID कॉमा लास्ट नेम, ठीक है ना। आपने मल्टीपल कॉलम्स को अब प्राइमरी की बनाना चाहा, ठीक है ना। जैसे मैंने लिखा टू अलाउ नेमिंग ऑफ अ प्राइमरी की कंस्ट्रेंट एंड फॉर डिफाइनिंग अ प्राइमरी की कंस्ट्रेंट ऑन मल्टीपल कॉलम्स, तो आप उसको ऐसे यूज़ करोगे। ये जो सिंटेक्स है, ये जो अलग चीज़ दिख रही है आपको, कंस्ट्रेंट, फिर PK अंडरस्कोर पर्सन ID, ठीक है, फिर आपने उसमें क्या बना दिया, प्राइमरी की ब्रैकेट में PID कॉमा लास्ट नेम, ठीक। अब हम बात करें कि मैंने लिया कि SQL फॉरेन की कंस्ट्रेंट। अब फॉरेन की बात करें तो ये जो फॉरेन की क्या है, जैसे कि मैंने बताया था कि एक टेबल की प्राइमरी की होगी और दूसरे टेबल के लिए वो फॉरेन की कहलाएगी, ठीक है। जैसे पर्सन्स टेबल है, आप इस टेबल में देखिए PID है, लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम, एड्रेस, सिटी। अब ये जो ऑर्डर्स टेबल है इसमें ऑर्डर ID है, ऑर्डर नंबर है, और PID भी है। ये PID में रिपीटेड वैल्यूज़ हैं, और ये PID किसी और टेबल की क्या है, प्राइमरी की है। तो इस टेबल की ये क्या हो गई, फॉरेन की। अब हम इसमें चेक कंस्ट्रेंट कैसे लिखते हैं वो देखते हैं, ठीक है। फॉलोइंग SQL चेक क्रिएट्स अ चेक कंस्ट्रेंट, मतलब मैं PID कॉलम में कुछ चेक करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। जब पर्सन टेबल क्रिएट हो रही है उसी समय मैं कुछ चेक करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या डाला, क्रिएट टेबल पर्सन्स PID नॉट नल, लास्ट नेम, वेर, फर्स्ट नेम, ये सब लिखा। फिर एंड में मैंने लिखा है चेक PID ग्रेटर देन 0, मतलब मैं उन्हीं ID को लेना चाह रहा हूँ जो कि ग्रेटर देन 0 हो। आप लेस देन 0 वाली कोई ID नहीं मेंशन कर सकते, ठीक है ना। ये चेक मैंने लगा दिया कि गलती से आपने अगर एंट्री करनी भी चाहिए -1, -2, 0 से छोटी कोई भी वैल्यू का, तो वो उसे नहीं लेगा, मैं 0 से बड़ी इंटीजर वैल्यूज़ को ही लूँगा, ठीक है। अब इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट, अब आप ये सब कंडीशन चेक करना है, ये सब तो समझ गए, ठीक है ना। अब भाई वैल्यूज़ कैसे इंसर्ट करनी है, अभी तो आपने सिर्फ कॉलम क्रिएट किया, प्राइमरी की लगाई, फॉरेन की लगाई, अब आपको वैल्यूज़ बनानी है, ठीक है। क्या बनानी है, वैल्यूज़। तो वो वैल्यूज़ कैसे बनेंगी, आपने यहाँ पे वैल्यूज़ कैसे बनाई, इंसर्ट इनटू कस्टमर, कस्टमर मेरा क्या है, टेबल, इंसर्ट इनटू क्या है, मेरा सिंटेक्स। फिर उसमें मैंने पास क्या किया, जितने भी कॉलम नेम थे, कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट नेम, एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड, कंट्री। फिर इस ब्रैकेट के ख़त्म होते ही मैंने लिखा वैल्यूज़। इस वैल्यूज़ से क्या होगा, यहाँ पे मैं वैल्यूज़ पास करूँगा। तो मैंने जैसे मान लीजिए ये 4 वैल्यूज़ पहले से थी, बाद की वैल्यू मुझे ऐड करनी है, तो मैंने लिखा सिंगल कोट्स के अंदर जो जो उसका टाइप है, कस्टमर नेम है तो नेम पास किया, कॉन्टैक्ट नेम, एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड और कंट्री, तो वो मेरा यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। तो वो मेरा यहाँ पे आ गया। तो आपको दिख रहा है कि जो मैंने यहाँ पे ऐड किया था वैल्यूज़, वो वैल्यूज़ मेरी यहाँ पे आ गई, ठीक है ना। इसी तरह अगर मुझे कई सारी वैल्यूज़ ऐड करनी है तो मैं इस जो नॉर्वे लिखा है इसके बाद मैं कॉमा लगा के फिर से इतनी सारी वैल्यूज़ अलग अलग जो हैं वो लिख दूंगा, तो उसके साथ मेरे 2 रोज़ आ जाएंगी। फिर जितनी ऐसे लिखूंगा कॉमा करके उतनी रोज़ आती जाएंगी, उतनी टेबल में मेरी रोज़ बढ़ती जाएंगी। अब सिलेक्ट स्टेटमेंट की बात करें तो देखिए सिलेक्ट स्टेटमेंट क्या है, आपको कोई डेटा रिट्रीव करना है, आपको कोई डेटा उसमें से उठाना है, सिलेक्ट करना है अपने टेबल में से। तो आप कैसे करोगे, आपने लिखा सिलेक्ट कॉलम नेम, ठीक है, फ्रॉम टेबल नेम, या सिलेक्ट कॉलम नेम कॉमा कॉलम नेम, कोई दूसरा 2 कॉलम एक साथ उठाना चाह रहे हो, और फिर आपने लिखा फ्रॉम टेबल नेम, किस टेबल से। और अगर आपने सिलेक्ट स्टार कर दिया तो वो पूरी
सारी पूरी पूरी टेबल उठा के दे देगा। मतलब कि उस टेबल में जितने भी कॉलम्स होंगे ना वो सब कुछ सिलेक्ट हो जाएगा, उसका पूरा डेटा आ जाएगा। और अगर आपने 2 कॉलम्स स्पेसिफाई किए तो उन्हीं 2 कॉलम का डेटा आएगा। ठीक है, सिलेक्ट स्टार देखें कि भाई जैसे मुझे अभी मैंने कस्टमर था पीछे जो टेबल बनी थी उसमें से मुझे सारा डेटा चाहिए, तो मैंने लिख दिया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, तो उस कस्टमर्स में से सारा डेटा आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिलेक्ट वेयर क्लॉज की। वेयर क्लॉज हम यूज़ करते हैं रिकॉर्ड्स को फिल्टर करने के लिए कि भाई ऐसा कुछ सिलेक्ट करो जहाँ पे ये कंडीशन हो, वेयर ये कंडीशन हो। ठीक है ना, आपको कुछ कंडीशन लगा के कुछ फिल्टर करके कुछ रिकॉर्ड चाहिए आपको, तो उसमें आप वेयर यूज़ करते हो। ठीक है ना, कि भाई हमें वही रिकॉर्ड चाहिए जो मेरा क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है, जिस क्राइटेरिया का मुझे चाहिए, जो मुझे उस क्वेरी में करना है। ठीक है, तो सिलेक्ट कॉलम नेम जो भी है फ्रॉम टेबल नेम, उसके बाद आप लिखते हो वेयर कॉलम नेम ऑपरेटर वैल्यू। ठीक है, जैसे एग्जांपल क्या है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, सारी वैल्यूज उठानी है। अब उसके बाद मैंने वेयर लगा दिया, वेयर कंट्री इज इक्वल टू मैक्सिको, तो जहाँ जहाँ पे कंट्री मैक्सिको होगी वहाँ वहाँ का सारा डेटा आएगा। ठीक है, कंट्री कॉलम में मैंने मैक्सिको रो पे आया, अब उस मैक्सिको वाली पूरी रोज आ जाएंगी, जहाँ जहाँ पे मैक्सिको होगा वो वाली पूरी रोज आएंगी। ठीक है, उसी तरह मैंने लिखा वेयर कस्टमर आईडी इक्वल टू 1, तो जहाँ पे कस्टमर आईडी 1 होगी वो वाली रो उठ के आ जाएगी पूरी की पूरी। ठीक है ना, तो आप अब रो बाय रो डेटा भी आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो वेयर क्लॉज की वजह से। अब वेयर क्लॉज में कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, ये इक्वल टू होता है, नॉट इक्वल के लिए आप ऐसे लगाते हो ग्रेटर देन लेस देन एक साथ। ठीक है, फिर आपने ग्रेटर देन लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, बिटवीन, लाइक, इन, ये सब ऑपरेटर्स आप यूज़ कर सकते हो वेयर वाले में डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंगली, कि आपको भाई क्या आउटपुट लाना है, क्या आपको डेटा रिट्रीव करना है, कौन सी रो निकालनी है। ठीक है ना, आपको ऐसी कौन सी क्वेरी भेजनी है कि भाई सिर्फ वाली रो निकले या 2-3 रोज निकले या वो जो मैच हो रहा है वो वाली रोज निकली, तो उसके लिए आप ये सब ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हो अपने वेयर में। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे कि आपको डेटाबेस में कंस्ट्रेंट्स कैसे डालना है, प्राइमरी की, फॉरेन की कैसे क्या होती है, चेक कैसे करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये सिलेक्ट डेटा रिट्रीव करना, सारा डेटा रिट्रीव करना या सिर्फ कुछ कॉलम से उठाना, और फिर वेयर लगा के रो बाय रो वाला डेटा उठाना। ठीक है, तो इसी के साथ इसको यहाँ पे यहीं रोकते हैं, इसके बाद पार्ट 3 में और ऊपर लेवल पे जाएंगे। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।